The first question of the day first, it was write a short note on the structural functionalist approach of Radcliffe Brown. So anyone having any kind of doubt in here, bhai try to be participative. ठीक है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना. Okay, anyone having any kind of doubt in this question? किसी का डाउट हो इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में? Anybody? नो सर। ठीक है भाई, बाकियों का यहाँ पे कोई डाउट हो? देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में. देर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. जो आपके पास पहला क्वेश्चन, एक टाइप जो क्वेश्चन होता है, टाइप 1, इट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, राइट अ शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन व्हाट, इस तरह के क्वेश्चंस. दूसरे होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें आपको एनालाइज करने के लिए कहा जाता है. क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन. ठीक है, एग्जामिन व्हाई दिस हैपेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सो जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इट इज ऑलवेज नेसेसरी दैट यू शुड राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखने की कोशिश करें. ठीक है, स्पेशली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं राइट अ शॉर्ट नोट वाले. सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ ट्राई टू राइट द वर्क्स, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जिन वर्क्स में थ्योरी दी गई है. ठीक है. सो व्हाट वर्क्स, किन वर्क्स में, किन कामों में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी गई है? एनीवन? Sir, the Andaman Islanders, Radcliffe Brown studied Andaman Islanders. अंडमान आइलैंडर्स, एंड देयर इज वन मोर बुक, एक और किताब है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन प्रिमिटिव सोसाइटीज. ठीक है, अंडमान आइलैंडर्स, इट वाज रिटन इन 1922. ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए. ठीक है. एंड देन ट्राई टू राइट द डॉक्ट्राइन, और ट्राई टू राइट द कंसेप्ट प्रॉपरली. कंसेप्ट को प्रॉपरली लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है. इस कंसेप्ट के दो पार्ट्स हैं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कल्याण. ओके, सो देर आर टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में आपका जो ये पूरा कंसेप्ट है उसको डिवाइड किया जा सकता है. वन इज फंक्शनल, अदर इज स्ट्रक्चरल. ठीक है. So in functional, Radcliffe Brown says that how an institution functions, or how a group of institution functions. ठीक है. So to describe that how a group of institution works, वो एक एनालॉजी लेके आते हैं. ठीक है. He gives analogy of an organism, कि जैसे आपका ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं. एक ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाए तो दूसरा ऑर्गन सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाता है. दोनों, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बना के रखते हैं, इसीलिए वो काम कर पाते हैं. सो व्हाई एन इंस्टीट्यूशन वर्क्स, इसका जो आपके पास एनालिसिस दिया जाता है, या फिर इसका जो तर्क दिया जाता है, जो रैशनल दिया जाता है, वो ये दिया जाता है बिकॉज देर इज सर्टन स्ट्रक्चर. ड्यू टू दैट स्ट्रक्चर यू हैव फंक्शन. उस स्ट्रक्चर की वजह से आप फंक्शन कर पाते हो. गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ में आ रही है बात? यस सर. ठीक है. और जो दूसरे प्रीमिसेस हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल प्रीमिसेस. स्ट्रक्चरल प्रीमिसेस, अब हमने ये बता दिया कि आपके पास स्ट्रक्चर की वजह से फंक्शन हो रहा है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. अकेला जो मलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म है, वो क्या कहता है? देयर इज नीड, देयरफॉर देयर इज फंक्शन, और देयरफॉर देयर इज द इंस्टीट्यूशन. बट रेडक्लिफ ब्राउन सेज दैट नो, देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयरफॉर यू हैव अ फंक्शन. इसीलिए आपके पास जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरवाइव कर पाते हैं. नीड की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते. नीड सिर्फ स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है. ठीक है.
तो फिर स्ट्रक्चर को आगे उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। भाई यहां तक तो सब कुछ लिख देते हैं लोग, फंक्शन लिख देते हैं, वो सबको याद रह जाता है कि देयर इज जो एक एग्जाम्पल दी गई है, एक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल दी गई है, वो एग्जाम्पल सब प्रॉपरली लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि हाँ जी देयर इज स्ट्रक्चर, ड्यू टू द स्ट्रक्चर द इंस्टीट्यूशंस दे वर्क, और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीजें हैं वो कईयों ने लिखा है कल्चराइजेशन का पॉइंट, इकोलॉजिकल सिस्टम्स का पॉइंट, कईयों ने वहीं पे एंड कर दिया। इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस स्पेशली जो आपके पास शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्राई टू राइट देम होलिस्टिकली। अगर आप हर एक चीज लिखो और प्रॉपर मैनर में लिखोगे तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, फ्रॉम अच्छे मार्क्स आई मीन 70%। ठीक है, 70% आई थिंक इट इज अ थ्रेश होल्ड। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आज तक किसी को नहीं मिले। 70% इज थ्रेश होल्ड जो यूपीएससी में देखा जाता है अक्सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, अगेन द स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू द सोशल सिस्टम्स, ecological system and acculturation. Social system means that how the institutions work and how the institutions they are distributed in the social settings. ठीक है, वो उसमें कंटिन्यूटी कैसे बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो होते हैं, हाउ दे इंटीग्रेट देमसेल्व्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें सोशल सिस्टम का पार्ट है। इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब whatever surrounds the society. It may be environment, it may be technology, it may be some globalization systems. ठीक है, इकोलॉजी का मतलब सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं होता है, इट इज नॉट जस्ट एनवायरमेंट। वट एवर इज जो भी आपके साथ तालमेल में बैठ रहा है, जो भी आपके इर्द गिर्द घटित हो रहा है, वो आपके इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं। वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, जो भी फिजिकल सेंस में आपके इर्द गिर्द है, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इट मे बी टेक्नोलॉजी, इट मे बी रिलीजियस सिस्टम्स, ठीक है, इट मे बी एनवायरमेंट। ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम्स में आती हैं। कल्चराइजेशन में क्या होता है कि कैसे चेंज आ रहा है, दैट हाउ द चेंज इज हैपनिंग, और जो नई वैल्यूज है वो कैसे आपके अंदर आ रही हैं। भाई गेटिंग द पॉइंट? यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. Okay. Then the social systems. Social systems, they are again divided into 4 parts. और सोशल सिस्टम के ऊपर ही ये पूरी की पूरी थ्योरी टिकी हुई है। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल स्ट्रक्चर? दे आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको सोशल स्ट्रक्चर की तरह बताया जाता है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। ठीक है, वो कहते हैं कि सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर बनती है और सोशल रिलेशनशिप एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सोशल लाइफ का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे कंटिन्यू करते हैं, वो कैसे रोजमर्रा की आपकी जो जिंदगी है उसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक सोशल इंटीग्रेशन का पार्ट भी होता है कि सोसाइटी कितनी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, जो आपके पास ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितने स्ट्रेंथन्ड हैं, वो कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ 2 तरह की सोसाइटीज आपके सामने आती हैं। वन इज यूफोरिया डिस्नोमिया, या फिर यूनोमिया और डिस्नोमिया। यूनोमिया का मतलब जब आपके बॉन्ड्स बहुत पक्के हैं। ठीक है, डिस्नोमिया का मतलब जब आपके जो बॉन्ड्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं।
डिस्नोमिया के बाद, डिस्नोमिया में क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करती है और नए बॉन्ड बनते हैं और एक नया इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सोशल इंस्टीट्यूशंस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस दे आर लाइक ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो असली काम होता है, जो असली फंक्शन होता है, वो ये करते रहते हैं। बट ऑर्गन तभी आपके काम कर पाएंगे जब पूरा ऑर्गेनिज्म आपका हेल्दी होगा। ठीक है, लॉज क्या होते हैं आपके पास? दीज कैन बी रिटन और सिंपली ओरल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने प्रॉपरली सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखना है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स। ये सारी चीजें आपको लिखनी है सोशल सिस्टम्स में। ओके, एनीवन, एनी डाउट? भाई किसी का कोई डाउट हो इसमें? सर एक वन थिंग सर, जब हम शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो उनमें हम्म। वर्क कंट्रीब्यूशन हम पूरा एक्सप्लेन कर दें, एंड सर जब हम आंसर एंड करें तो उनके इस कंट्रीब्यूशन को से ही हम एंड करें, या फिर सर हमें लाइक एक दो क्रिटिक पॉइंट्स लिखकर उसका एंड में पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ एंड करना होता है? जब ऐसे क्वेश्चंस लिख रहे होते हो तो ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव एक कंक्लूजन लिखो। ठीक है, देयरफॉर आई सजेस्ट यू कि ट्राई टू राइट द कंट्रीब्यूशंस, कि क्या कंट्रीब्यूशंस हुए हैं उसके, या फिर उन्होंने किस चीज को कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें आप लिखने की कोशिश करो। हाँ, लाइक सर हम अगर कुछ जैसे पर्सन प्रेजेंट रेलेवेंस हो या मतलब कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, हाँ तो मतलब हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जो उनका काउंटर पॉइंट्स थे वो ना लिख के हम करंट रेलेवेंस लिख दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा नोट्स में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके करंट सर, रेलेवेंस आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। ओके, कल्याण, स्टॉप इट। ओके, एनीवन, एनी अदर डाउट? भाई किसी को कोई डाउट आ रहा हो? अच्छा, क्रिटिक सबको पता है इसका? क्रिटिक्स क्या है इसके? Sir, he did not explain about the social changes, sir. हाँ, सोशल चेंजेस नहीं बताई हैं इन्होंने, बिल्कुल And ठीक है। social variations also he didn't explain, sir. सोशल वेरिएशंस प्रॉपरली नहीं बताई गई हैं, ओवर रिलायंस है लॉज के ऊपर। Yes, sir. ठीक है, लॉज के ऊपर ज़्यादा रिलायंस रहता है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्टेंस भी होता है, नए Yes, sir. इंस्टीट्यूशंस बनते भी हैं, वो प्रॉपरली इन्होंने नहीं बताए हैं। Yes, sir. ठीक है, सो बेसिकली दो चीज़ें नहीं बताई गई हैं, वन इज लॉ एंड अनदर इज द सोशल बिहेवियर। क्योंकि सोशल बिहेवियर अक्सर ये देखा जाता है कि लॉज के ऊपर अक्सर ही आपका सोशल बिहेवियर नहीं होता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर आपका किसी और जगह के ऊपर किसी और तरह जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द बाली कॉक फाइट जो आपके पास जो ग्रीट्स ने की थी। तो बाली में कॉक फाइट्स शरेआम होती हैं, लेकिन उसके ऊपर रोक भी लगाई गई है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रोक भी लगाई है। सो अक्सर ये देखा जाता है कि जो आपका सोशल बिहेवियर है ये कंफॉर्म नहीं होता है लॉज के साथ। ठीक है, सो देयर आर दीज टू आर द मेजर क्रिटिसिज्म। बाकी जो भी लिखते रहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं जो मेजर क्रिटिसिज्म हैं ये जरूर लिखने हैं आपने। Okay, so the next question, applicability of the cultural area. Is cultural area applicable in the modern industrialized world? Explain with the examples. इसको आपने एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। हाँ जी, एनीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस? भाई इंट्रोडक्शन इसका कैसे करोगे?
sorry. Sir, Klackweiser gave the concept of culture area approach. Okay, ठीक है. According to that theory, the culture which spreads more is regarded as the oldest culture, and which is of peripheral, which is new one. Okay, again read the question. ठीक है, because introduction से ही examiner को पता चल जाता है how much you know. ठीक है, with the help of introduction examiner will know कि are you able to understand the question or not. Is culture area applicable in the modern industrialized setting? Explain with the examples. ये बताना है कि जो culture area का concept है, ठीक है, सबसे पहले कल्चर एरिया क्या है. डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का जो डिफ्यूजनिस्ट स्कूल है उसने बनाया है कल्चर एरिया. ठीक है, व्हाई दे हैव क्रिएटेड इट. भाई कल्चर एरिया को क्यों क्रिएट किया गया, व्हाई दिस कंसेप्ट इज इन द फर्स्ट प्लेस. See, try to see the demand of the question. In introduction, you will try to write that what you have extracted out of the question. क्वेश्चन से आप क्या समझे, यही आप इंट्रोडक्शन में लिखने वाले हो. और एग्जामिनर यहीं से आइडिया लगा लेने वाला है कि इसको कुछ पता है या फिर नहीं है, या फिर आगे आने वाला क्वेश्चन ये बस टाइम पास होने वाला है. यहीं से उसको पता चल जाएगा दैट व्हाट ही और शी इज गोइंग टू गेट. ठीक है, तो एग्जामिनर का जो पहला आपके लिए एक प्रोस्पेक्टिव बनने वाला है, it is via this introduction. If the question is analytical and you are starting with this descriptive introduction that what is cultural area, how cultural area can be analyzed, etc., etc., वही आप copy paste कर रहे हो अपने notes को, then obviously you are going to get low marks. आपके कम marks आने वाले हैं. Before 2017 से पहले बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे. ठीक है, अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यूज्ड टू कम. व्हाट इज कल्चरल एरिया, एक्सप्लेन कल्चरल एरिया, डिस्क्राइब कल्चरल एरियाज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के सवाल आते थे. बट आफ्टर 2017-2018 द एनालिटिकल क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड टू कम. सो देयरफॉर बिफोर आई थिंक 2018-2017 लोगों का एक कॉमन जो माइंडसेट होता था कि ओके, इन द इंट्रोडक्शन ट्राई टू एक्सप्लेन द कीवर्ड्स. जो भी कीवर्ड क्वेश्चन में लिखे हैं उनका डेफिनेशन लिख दिया और काम खत्म हो गया इंट्रोडक्शन में. इट इज गुड इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसमें ये चीजें चल जाती हैं, ये ट्रिक्स चल जाती हैं. बट इन एनालिटिकल क्वेश्चंस एग्जामिनर का एक डायरेक्शन होता है पूछने का. Examiner want you to go into that direction and answer him. ठीक है, so culture area is applicable in the modern settings. First of all, try to give the examiner that why cultural area concept is there. Cultural area concept क्यों है, क्यों बनाया गया था ये concept. हाँ जी बताइए, why this concept is there. In order to study evolution, sir, where the culture has evolved. In order to study the diffusion, or in order to study migrations, cultural migrations को study करने के लिए, or in order to study the cultural histories, not use the culture. evolution तो अलग चीज है, उसको use नहीं करना है. Be conscious about your words, whatever words you are trying to use. उनके लिए बहुत conscious रहो, क्योंकि एक वर्ड आप डिफरेंट यूज करते हो उसका डिफरेंट ही मतलब निकलता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल जनरली यूज्ड एमिक एज अ सिनोनिम ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं, दोनों कंसेप्ट ही अलग हैं, दोनों का ओरिजिन ही अलग है. लेकिन आपकी समझ इस तरह से बन चुकी है रट्टे मार मार के कि आपने उनको प्रायवाची समझ लिया.
ठीक है, सो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज. और कल्चरल एरिया, बाकी कल्चरल एरिया का क्या काम है? Cultural area has introduced anti-positivism or relativism. Try to use the word relativism in the introduction. Relativism समझते हो भाई सब? फ्रांस बोआ का relativism. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Relativism says that first handedly आपके पास कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए. When you will go to the field work, you won't have any kind of theory. आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए. Live there, try to understand their culture from their perspective. उनके नजरिए से उनका कल्चर जानने की कोशिश कीजिए. So this is the cultural relativism. ठीक है. So for these two concepts primarily जो आपके पास cultural area approach है, it was formulated. Getting the point? ठीक है. So आज ये कैसे एप्लीकेबल है? How it is applicable today? So first of all, you have a development of salvage ethnography. सेल्वेज एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? जिसमें आप जो प्रिमिटिव लोग हैं उनकी फोक टेल्स पढ़ते हो, फोक टेल्स को सुनते हो, उनको डिफाइन करते हो. ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनके नजरिए से उन चीजों को समझते हो. ठीक है. इसका जो प्राइमरीली एग्जांपल है, ये एक मूवी है, ननूक्स ऑफ द नॉर्थ. ठीक है, रॉबर्ट फ्लैहर्टली ने बनाई है ये मूवी. ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, यू कैन सी दैट. ठीक है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैल्वेज एथनोग्राफी. रिसेंटली वी हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ सैल्वेज एथनोग्राफीज. अगर आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म और आपके पास जो कल्चरल एरिया कंसेप्ट है ये ना होता, कल्चरल एरिया का कंसेप्ट ना होता, तो सैल्वेज एथनोग्राफी की ये जो डेवलपमेंट है ये पॉसिबल नहीं थी. बिकॉज सैल्वेज एथनोग्राफी सेज कि यू वांट कंपेयर वन फोकलोर विद द अदर फोकलोर or with the one culture with the other culture, rather you will try to understand the perspective of the primitive people. ठीक है. So try to see this movie Nanooks of the North. ये एक मूवी की तरह है, YouTube के ऊपर आपको मिल जाएगी. In that movie आपके पास कोई नरेशन नहीं है, कोई आपके पास डायलॉग डिलीवरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है. रादर जो डायरेक्टर है या फिर जो राइटर्स हैं, दे हैव ट्राई टू शो केस ऑल द एक्टिविटीज दैट ननूक्स डू. ठीक है, ननूक इज अ कम्युनिटी. तो जो ननूक कम्युनिटी करती है, कैसे वो फिश कैचिंग होती है, कैसे उनके राइट्स होते हैं, कैसे जो टेल्स हैं उनकी वो सुनाई जाती हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं. दिस इज नोन एज सैल्वेज एथनोग्राफी. ठीक है. और सैल्वेज एथनोग्राफी का डेवलपमेंट जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से हुआ है. द सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आपके पास बहुत सारे अर्बन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं. ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल जो शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट का है, दिस इज विलियम वाइजर, रॉबर्ट रेडफील्ड. रॉबर्ट रेडफील्ड, हाँ इनका कह सकते हो आप. हाँ, रॉबर्ट रेडफील्ड. और विलियम शिकागो, वाइजर. विलियम नहीं यार, विलियम वाइजर नहीं है. सर दैट सिंगर. सिंजर हैं, हाँ बिल्कुल. ठीक है. और इस बार एक क्वेश्चन आया था टोटल इंस्टीट्यूशंस वाला, वो किसका कंसेप्ट है?
Sir, Mickey Marriott is also part of civilizational school, sir. हाँ, मेरिट भी हैं इसके ही पार्ट। एल्विन गॉफमैन टोटल इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक है, एल्विन वो भी हैं इसी स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर सोशियोलॉजिस्ट हैं। ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ जो शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच, ठीक है, जो एक रिलेटिविज्म का अप्रोच एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशंस में आया है। देन इट हैज डेवलप्ड द एस्पेक्ट ऑफ एंटी पॉजिटिविज्म। ठीक है, देखो जब आप फील्ड पे जाते हो, दो तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। वन इज पॉजिटिविज्म, अदर इज एंटी पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। नॉन पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म में क्या होता है कि आप फर्स्ट हैंड एक थ्योरी ले जाते हो अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ एवोल्यूशनिस्ट और क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स। They have developed a theory and they have claimed that this theory is universal. कि ये जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कल्चर में चले जाओ आप, ये थ्योरी अगर आप फर्स्ट हैंड अपने साथ लेके जाओगे, डेटा कलेक्शन विल बी इजी। ठीक है, आपने कल्चरल हिस्ट्री जाननी है तो जो आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि ट्राई टू लुक फॉर द रेलिक्स। जो चीजें यूज में नहीं आ रही हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। यूज कंपैरेटिव अप्रोच ऑन देम एंड थस यू विल बी एबल टू फाइंड द हिस्ट्री। तो जो आपके पास कल्चरल हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगी। ऑन द अदर हैंड, द स्कूल विच वॉज स्टार्टेड बाय फ्रांस बोआ, इट सेज दैट देयर शुड बी एंटी पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म, कि आप फर्स्ट हैंड अपने साथ कोई थ्योरी नहीं लेके जाओगे। यू विल बी देयर, आप वहां पे जाओगे, फील्ड के ऊपर जाओगे, फील्ड के ऊपर जाके फिर आप जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करनी शुरू करोगे। You will live there, you will observe them. After observing them, after collecting data, after analyzing data, you will make a theory that will be solely for that particular community, जो कि उसी community के लिए वो जो theory है वो आप वहीं पे data के basis के ऊपर बनाओगे। एंड रिसेंटली एक नई ब्रांच आई है एंथ्रोपोलॉजी की, दिस इज अ क्वाइट रिसेंट ब्रांच। रादर जो डेवलपमेंट है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था, मेन ने शुरू कर दिया था उसका डेवलपमेंट, लीगल एंथ्रोपोलॉजी। लीगल एंथ्रोपोलॉजी, इट इज बेस्ड अपॉन एंटी पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। यू ट्राई टू गो इनटू द सोसाइटीज, आप सोसाइटीज में जाते हो, सोसाइटीज के रूल्स एंड रेगुलेशन का जो एक डेटा है वो कलेक्ट करते हो, और जो उनकी थ्योरी है उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, थस इट हैज डेवलप्ड अ कंसेप्ट कॉल्ड लीगल प्लूरलिज्म। लीगल प्लूरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो आया है। ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई हैं, ये सारी चीजें इसीलिए एग्जिस्ट कर रही हैं बिकॉज यू हैव अ कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एरिया। जो कल्चरल एरिया के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पास आज हैं। गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बिकॉज ऑब्वियसली अगर चैप्टर 6 सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है देन यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर। बट अगर आपने पोस्ट मॉडर्निज्म मेथड्स पढ़ रखे हैं, आपने उसके बाद अर्बन एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ रखा है, या फिर शिकागो स्कूल के बारे में आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, या फिर कुछ आपने डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ पढ़ रखा है, तभी आप चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज कर सकोगे। भाई गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एनीवन एल्स? भाई किसी का कोई डाउट हो यहाँ पे? सर एक चीज है, सर जो एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि कल्चर एरिया एप्लीकेबल, और अभी आपने ये सब बताया सर, बट कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट तो ये होता है ना कि देयर आर सम ट्रेट्स विच आर बीइंग मतलब दे आर एक्यूमुलेटेड इन सम पार्ट
and from हाँ। there they have been diffused to some other areas. And sir, जो अभी आपने explain किया, it shows the relativism view, like कि आप कहीं भी जाएंगे तो you should not have any biased view. So sir, I'm not able to correlate these two things. हाँ, तो जो कल्चर एरिया है इट इज बेस्ड अपॉन दिस रिलेटिविज्म व्यू। हाँ, yes sir. ठीक है, ये समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, yes sir. ठीक है। सो जो आपके पास कल्चर एरिया का कंसेप्ट है उसने ये जो रिलेटिविज्म है इसको प्रूव करने में बहुत मदद की है। ठीक है, Okay, sir. ड्यू टू द कल्चरल एरिया अप्रोच और द कल्चरल एरिया कंसेप्ट we have relativism in the first place in anthropology, and Yes, this sir. relativism it has led to the development of different kind of ethnographies, different schools, especially the Chicago school, and this has developed an positivist attitude in the anthropologist. Okay sir, thank you sir. ठीक है, Yes. अब समझ में आ गया प्रॉपरली? Yes, sir. हाँ जी सर, जी सर. ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? भी किसी को समझ में ना आया हो? Sir, anti-positivism will not involve in the cross-cultural comparison, sir. This is not a hard and fast rule because in legal anthropology sometimes we do the cross-cultural comparison. ठीक है, but anti-positivism it is that you will not have a generalized theory. ठीक है, it is not a hard and fast rule that you want to do this, but you won't have a first-hand theory while you are going to collect some data. ठीक है, Okay, sir. so why it is not applicable? Because there is hyper globalization. ठीक है, due to hyper globalization the comparison is inevitable. ठीक है, due to hyper globalization the comparison it is inevitable, and you are not able to properly chalk out the diffusion कि diffusion कैसे हुआ है, what is आपके पास क्या डिफ्यूजन के इफेक्ट्स हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट हैं. यू आर नॉट प्रॉपरली able to chalk out all those things. And then after this relativism or hyper relativism आपके पास जो जनरलाइज थ्योरीज का डेवलपमेंट है जो कि हो सकता था वो एंथ्रोपोलॉजी में प्रॉपरली नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को एंथ्रोपोलॉजी प्रॉपरली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, वेयर एज द अदर डिसिप्लिन्स लाइक इकोनॉमिक्स दे डू. ठीक है, नीति आयोग में इकोनॉमिस्ट को बिठाया जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को नहीं बिठाया जाता. व्हाई सो? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ जनरलाइज थ्योरी, बट टुडे द गवर्नमेंट्स दे नीड द जनरलाइज थ्योरी. generalized theory to have a decision making ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन के ऊपर पहुंच पाए. ठीक है, सो to get into that level you have to create a generalized theory, but that anti-positivist or that relativism, or I would say hyper relativism in the anthropology, it has ruined its chances to be in the policy making process. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बता देंगे कि ठीक क्या है, सही कैसे करना है वो नहीं बता पाते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि सब कुछ सही हो जाए ये कोई नहीं बता सकता. बट इकोनॉमिक्स और द अदर साइंसेस दे हैव chalked out a way to create generalized things ताकि आप चीजों को जर्नलाइज कर सको. साइकोलॉजी हैज डन दैट, हिस्ट्री हैज डन दैट, economics has done that, but anthropology is not able to do it. Why? Because of historical particularism or because of relativism. Getting the point? भाई समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है,
चलिए, so the third question, discuss the formation and the decline of the new institutions from the perspective of functionalism. Functionalism के perspective से आपने बताना है कि नए इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं और पुराने इंस्टीट्यूशंस कैसे बिगड़ जाते हैं, यानी कि उनका डाउनफॉल हो जाता है. Okay, so how you will introduce, इंट्रोडक्शन कैसे करोगे भाई? Okay, anyone, how you will introduce? सर इसमें हम नीड जो था, मतलब जैसे प्राइमरी बेसिक नीड्स हैं, डिराइव नीड्स हैं, अलग उन नीड्स की वजह से किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होता है. हाँ. एंड rather So firstly you will try to write simply the need theory, ठीक है, because the question is descriptive. ये कम से कम देख लिया करो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डायरेक्शन देख लिया करो. ठीक है, क्वेश्चन सिंपली है कि डिस्कस करना है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं. पहले आप नीड थ्योरी बता दो फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नीड थ्योरी, कि अगर ज़रूरत होगी तो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, ज़रूरत नहीं रहेगी तो इंस्टीट्यूशन चले जाएंगे. और फिर आपके पास नीड की हायरार्की है. देयर आर सम प्राइमरी नीड्स, सेकेंडरी नीड्स, टर्शरी नीड्स. प्राइमरी नीड्स ज़्यादातर आपके पास रहती हैं. ठीक है, नीड ऑफ सेक्स, नीड ऑफ फूड इज देयर. ठीक है, देयरफॉर मैरिज एंड फैमिली विल बी देयर. दे आर नियरली यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस. बट देन देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन, लाइक एंटरटेनमेंट. ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बिलीफ सिस्टम्स के लिए बनते हैं, रिलीजन बन जाता है आपको एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देने के लिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए आपके पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं. तो आपके पास जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल होता है उसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं. और उन्हीं के ऊपर आपने बताना है कि कौन से नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, कौन कौन से नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं भाई. यू हैव डेवलपमेंट ऑफ क्रचेस. ठीक है, बच्चों को देखभाल करने के लिए. वाई, उसके साथ वाई जरूर लिखना है. वाई किसी ने नहीं लिखा है, ये लिख दिया कि आपके पास नए इंस्टीट्यूशंस कौन से बने हैं, क्यों बने हैं, वो भी लिखना है साथ में. सर ओल्ड एज होम्स. ओल्ड एज होम्स आपके पास बने हैं. वाई, वाई ओल्ड एज होम्स आर देयर? Sir, because of economic mobility, children are migrating towards urban cities. So बिकॉज no ऑफ one is मोबिलिटी taking. और हाँ अर्बनाइजेशन कह सकते हो. हाँ हाँ है सर. ओके, बाकी आपके पास और इंस्टीट्यूशंस कौन से नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं? क्रचेस बने हैं. क्यों बने sir. हैं क्रचेस? बिकॉज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट. जो आपके पास इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें मदर का यानी कि फीमेल का रोल बढ़ रहा है. क्योंकि फीमेल का रोल बढ़ रहा है तो फैमिलियल इंस्टीट्यूशंस में मदर का रोल कम हो रहा है. ठीक है, तो उस मदर के रोल की कमी की वजह से आपके पास एक नया इंस्टीट्यूशंस बन गया. ओके, बाकी कौन से नए इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं? अपनी सोसाइटी में देखो, सोसाइटी सबसे बड़ी किताब है जो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, चलो इसमें सर एनालाइज हॉस्टल. सर पीजी सर. हाँ, पीजीज, हॉस्टल्स, हाँ ये सारी चीजें बन गई हैं. ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जो कि आपके नए इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं थी उससे हट के बने हुए हैं. कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन हो रहे हैं? जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली इंस्टीट्यूशन आपके पास डिक्लाइन हो रहा है. क्यों डिक्लाइन हो रहा है? अगेन अर्बनाइजेशन, मोबिलिटी, हाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें. और कौन से ओल्ड इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन कर रहे हैं? तो
even marriage in itself as an institution. मैरिज इन इटसेल्फ, हाँ, जो रिचुअल, बट मैरिज में ये लिखना है कि जो आपके पास रिचुअल प्रैक्टिसेस इन मैरिज हैं वो डिक्लाइन हो रहा है उसमें, ठीक है, कोर्ट मैरिजेस का इंसिडेंट बढ़ रहा है, ठीक है। Marriage is now seen as a contract and contract can be broken. Thus, the divorce rate is also increasing. ठीक है, तो जो मैरिज का पूरा नेचर है वो चेंज हो रहा है। By getting the point? Yes, sir. ठीक है, इस तरह से चीजों को लिखना है। And how you will conclude? Sir, it is not the institutions are changing, but the functions are performed by the various institutions. No, sir, the functions remain same, even though change in the institution. Like instead of our home, if we are going for Kreki, the function will be same. No, sir, the institution may be differ. हाँ, ठीक है। So the functions they are वो फुलफिल होने बिकॉज ऑफ द फंक्शन, आपके पास नीड्स जो हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। सो आपके पास जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हो सकता है कि वो डिक्लाइन करके नए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इनिशियली देयर वाज जॉइंट फैमिली, बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली देयर वाज नो क्रचेस, देयर वाज नो ओल्ड एज होम्स, बट नाउ ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ वन इंस्टीट्यूशन अदर इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी ओपिनियन होगा वो आप कंक्लूजन पार्ट में लिखोगे। सर कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि जो नीड्स हैं, लाइक जो इन्होंने नीड्स दी थी, प्राइमरी, बेसिक और इंटीग्रेटेड जो नीड्स होती है, नीड्स आर स्टिल द सेम, मतलब नीड्स में देयर इज नो डिफरेंस, बट द perspective, we can say, that has, the scenario basically has been changed because of globalization, and that is the role, the entire function of that particular thing has been changed. Okay, there is one more thing, that your conclusion ये क्वेश्चन के साथ लिंक्ड रहना चाहिए। Now you have introduced another word called perspective, ठीक है। इधर यू विल डिफाइन इट एंड लिंक इट विद इंस्टीट्यूशन। अगर आप इसको इस तरह से ओपन एंडेड रहने देते हो तो ये कंक्लूजन कैसे हुआ? इन कंक्लूजन यू हैव टू गिव एन एंडिंग व्हाट यू हैव स्टार्टेड इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। नीड्स तक ठीक है कि नीड्स आपके पास सेम रही हैं, बट ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ आपके पास चेंजेस हैं, जैसे जो कि चेंजेस आप ऊपर लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी लिखते रहोगे, उनकी वजह से देयर आर डिक्लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिकॉज देयर इज डिक्लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन, द नीड्स आर सेम, सो द न्यू इंस्टीट्यूशन दे गेट फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपने जो अपना ओपिनियन है वो लिख दिया, एंड ओपिनियन इट इज विद इंक्लाइंड विद द क्वेश्चन ऑल्सो, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑल्सो, ठीक है। तीनों चीजों के साथ वो प्रॉपरली इंक्लाइंड हो। ये चीज ध्यान में रहे कि इन कंक्लूजन में कोई भी आप नई चीज नहीं आपने लिखनी है कि नया इशू कोई जनरेट हो गया कंक्लूजन में। कंक्लूजन में यू हैव टू गिव एन एंडिंग, एक आपने एंडिंग करनी है बस, ओके, ठीक है भाई। किसी को और कोई डाउट किसी तरह का? Anyone having any kind of doubt in here? चलिए, so write a short note on the mental model in the social structure. Okay, so mental model का मतलब क्या है सोशल स्ट्रक्चर में, आपने वो बताना है। सो मेंटल मॉडल जो सबसे आपके पास, दिस इज अ शॉर्ट नोट, सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मेंटल मॉडल को सिंपली आप डिफाइन कर दो या फिर मेंटल मॉडल का डेवलपमेंट लिख दो कि किस तरह से हुआ है। सो केनीथ क्रेग ने ये जो कंसेप्ट है ये 43 में सजेस्ट किया था, दैट आपके पास जिस तरह आप सोसाइटी को परसीव करते हो, मेंटली आप उसी तरह से उन चीजों को क्लासिफाई करके रख लेते हो,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन योर सोसाइटी देर इज समथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड. वाई देर इज समथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड? बिकॉज योर थॉट्स इन योर मेंटेलिटी, आपकी दिमाग में आपने चीजों को गुड और बैड की तरह भेद कर लिया है. आपने गुड और बैड की तरह उसको बांट लिया है. एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू चूज व्हाट इज गुड. क्या सही है, आप वो चूज करने वाले हो. गेटिंग द पॉइंट? भाई मेंटल मॉडल होता क्या है ये समझ के. एनीवन, एनी डाउट? भाई किसी को कोई डाउट हो? सर ये प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे. हाँ जी, हाँ जी. देखिए, मेंटल मॉडल का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी को डिवाइड करते हो. मेंटल मॉडल का मतलब है, मेंटल मॉडल मतलब एक सिंपल सा मॉडल जो आपकी सोसाइटी को डिफाइन कर सकता है. आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप कुछ भी देखते हो सोसाइटी में. ठीक है, सबसे पहले आप उस चीज को किस तरह से क्लासिफाई करते हो. अच्छा क्लासिफाई करते हो, बुरा क्लासिफाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से समथिंग हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू. कोई कुछ चीज आपके सामने हुई है. आप उस चीज को सही मानते हो या गलत मानते हो. ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें होंगी सोसाइटी में जिनको आप इस तरह से सही और गलत में डिवाइड कर रहे होगे. ठीक है, मेंटल मॉडल यही चीज है. सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई जो आप अपने दिमाग में बना के रखते हो. देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर क्लासिफाइड एज गुड और राइट. देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर क्लासिफाइड एज रॉन्ग और बैड. सो दिस सिंपल मॉडल हैज बीन क्रिएटेड इन योर माइंड. ये आपके माइंड में क्रिएट हुआ है. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज यू आर कंसिडरिंग समथिंग एज गुड, समथिंग एज बैड. सो जिन चीजों को आप अच्छा मान रहे होगे उन चीजों के ऊपर आप एक्शन करोगे. यू विल एक्ट ऑन देम. ठीक है, एंड दिस थिंग इट इज यूनिवर्सल. ठीक है, सो कनीत क्रेग का मानना था कि जो मेंटल मॉडल का ये जो फिनोमिना है ये यूनिवर्सल फिनोमिना है. एंड दिस इज द लिंक बिटवीन आवर थॉट्स एंड आवर एक्शन. जो हमारा मेंटल मॉडल क्रिएट होगा हम उसी तरीके से एक्ट करेंगे. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो मेंटल मॉडल इट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर. जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके दिमाग में रहता है. ठीक है, सो दीज आर द मेंटल रेप्लिकाज. तो स्ट्रक्चरलिज्म में हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं? दैट दीज आर द मेंटल रेप्लिकाज. कि हम चीजों को कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, किसको अपना मानते हैं, किसको पराया मानते हैं. और इसी के हिसाब से आपके पास जो रूल्स हैं वो डेवलप होते हैं. सो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है कि हम सोशल एक्शंस को नहीं देखते, रादर वी एनालाइज द रूल्स. हम रूल्स को एनालाइज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ एक्सोगेमी. लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि एक्सोगेमी कैसे बनी? क्योंकि भेद हो गया. भेद किसके बीच में हो गया? हमारी विमेन, बाहर वाली विमेन. ठीक है, भेद हो गया. किसके बीच में भेद हो गया? आपके पास मैरिज एंड डेथ, उसके बीच में भेद हो गया. तो इस तरह से ये जो भेद हैं, जो बाइनरी ऑपोजिट्स हैं, वो मेंटल मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं. सो वो क्या कहते हैं कि जो बाइनरी ऑपोजिट्स हैं दे रिप्रेजेंट योर मेंटल मॉडल्स. वो मेंटल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से तो बताया जाता है ना स्ट्रक्चरलिज्म में, या फिर लेवी स्ट्रॉस ने इसी तरह से बताया है.
that due to prohibition of इंसिस्ट जब टैबू बन गया तो एक भेद आ गया। भेद किसके बीच में आ गया? अपनी विमेन और पराई विमेन, या कि बाहर वाली विमेन। सो एक्सोगैमी डेवलप्ड। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. So mental model says that these are the simple mental replicas of the different aspects of the societies. सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स का एक सिंपल सा मेंटल रेप्लिका है। और इस मेंटल रेप्लिका को किस तरह से हम समझते हैं? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंटल रेप्लिका और द मेंटल मॉडल। हम उस मेंटल मॉडल को समझते हैं। Because there is rule of exogamy, we say that there are binary oppositions, कि binary oppositions आपके mental model में exist करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेवी स्ट्रॉस ने बोर्नियो इंडियंस का एग्जाम्पल लिया था। वो एग्जाम्पल भी आपने यहां पे लिखना है भाई, किसी ने लिखा नहीं है। बोर्नियो इंडियंस, बोर्नियो इंडियंस का एग्जाम्पल लिखना है। बोर्नियो इंडियंस का एग्जाम्पल क्या है कि वेस्ट ईस्ट टेक्सास में आपके जो विलेजेस हैं वो डेवलप हुए हैं, और इधर जो है वो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से वो रह रहे हैं दोनों साइड के ऊपर। ठीक है। एंड यू हैव एक्सोगैमी, एक्सोगैमी हो रही है। अगर ये वाली क्लास है तो इसी क्लास में एक्सोगैमी हो रही होगी, मतलब दूसरे जो फेटरी है उसमें वो अपनी बेटी को ब्याह रहे होंगे, और जो इनकी बेटी है वो अपने जहां अपनी फेटरी में लेके आ रहे होंगे। सो यू हैव एन एक्सोगैमी। तो एक्सोगैमी को वो एक्सप्लेन करते हैं दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द बाइनरी ऑपोजिशंस इन द माइंड। और इन्हीं बाइनरी ऑपोजिशंस को फिर वो ओडोफियस कॉम्प्लेक्स में दिखाते हैं, मिथ में दिखाते हैं, मिथ्या में दिखाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ रहे हो ना चीजों को? आर यू ट्राई टू मतलब इंटरकनेक्ट हो रही है ना चीजें? Yes, sir. ठीक है। Sir, can we say kinship is also a byproduct of this binary opposition, Binary sir, according to opposition. Levi-Strauss? बिल्कुल बिल्कुल Okay. ठीक है। अलायंस थ्योरी बाइनरी ऑपोजिशंस के ऊपर तो है पूरी अलायंस थ्योरी। अलायंस थ्योरी सेज कि देयर इज अलायंस इन द सोसाइटी, देयरफॉर सोसाइटी एग्जिस्ट। अलायंस किसकी वजह से है? एक्सोगेमी की वजह से है, बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से है। ठीक है। So types of mental models, there are two types of mental models. One is scale model, other is the consciousness model. Scale, देखो जो ये मॉडल्स हैं, लेवी स्ट्रॉस सेज कि अब आपने डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मेंटल मॉडल्स। आपने बाइनरी ऑपोजिशंस को प्रूव कैसे करना है, या फिर बाइनरी एपोजिशंस या फिर कुछ और मेंटल मॉडल जो है वो किस तरह से आप प्रूव करोगे। सो लेवी-स्ट्रॉस सेज दैट यू हैव टू कलेक्ट डेटा इन दीज स्ट्रेटिफाइड मॉडल्स, कि इन जो स्ट्रेटिफाइड आपके पास कॉलम्स होंगे उनमें आपको जो डेटा है वो इकट्ठा करना है। जब आप डेटा को इकट्ठा करोगे और डेटा को सिंप्लीफाई करोगे, सिंपली यू विल अचीव दैट देयर आर बाइनरी ऑपोजिशन इन द सोसाइटी। ठीक है। तो लेवी-स्ट्रॉस एक स्ट्रेटिफाइड सिस्टम देता है, स्ट्रेटिफाइड मॉडल्स देता है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। पहला है स्केल, दूसरा है कॉन्शियसनेस। स्केल में दो तरह के और विभाजन है, दो तरह के और डिविजन्स हैं, मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल। मैकेनिकल में आप वो देखते हो कि व्हाट आर द आइडल फिनोमिनाज, कि आइडल फिनोमिनाज क्या है। ठीक है, कि क्या आप सही मानते हो, व्हाट यू कंसिडर दैट व्हाट इज राइट। एंड स्टैटिस्टिकल में व्हाट इज द रियलिटी। और मैकेनिकल को लेवी-स्ट्रॉस ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं दैट द रूल्स शुड बी स्टडीड। रूल्स को स्टडी करना चाहिए अगर आपने कल्चर को स्टडी करना है तो। ठीक है। एंड इन द कॉन्शियसनेस मॉडल लेवी-स्ट्रॉस सेज दैट दो तरह से डेटा को कलेक्ट करो, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डेटा और सबकॉन्शियस डेटा। इफ समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी कि रियलिटी में कुछ हो रहा है,
क्वेश्चन देम दैट, आप इसको समझा सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, वाई के प्रोस्पेक्टिव में क्वेश्चन करो उनको जाके. इफ समवन इज एबल टू गिव द प्रॉपर रैशनल, और रैशनल ज्यादातर जो लोगों का सेम हो, देन इट बिकम्स इन द कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो वो उनको उस पर्टिकुलर डेटा को कॉन्शियस में लिख दो. फिर उसके बाद अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस में जो चीजें लोग कर रहे हैं बट पीपल आर नॉट एबल टू टेल एनी रैशनल, लोग बता नहीं पा रहे हैं, या फिर अलग अलग अपनी तरफ से बना के लोग रैशनल दे रहे हैं. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. देन सिंप्लीफाई द डेटा, यू विल अचीव द बाइनरी ऑपोजिशंस. आप बाइनरी ऑपोजिशन को अचीव करोगे. फॉर एग्जाम्पल इन बोर्नियो इंडियंस में वो बता पा रहे थे कि बाहर वाली लड़कियां इधर क्यों आ रही हैं, हमारी लड़कियां उधर क्यों जा रही हैं, लोग बता पा रहे थे. ठीक है, लोग एक अलायंस की सेंस दे पा रहे थे वहां पे. बट सेम क्लास में, सेम जो आपके पास क्लास बनी हुई है उसमें लड़कियां क्यों जा रही हैं, वो बता नहीं पा रहे थे. उसका उनके पास कोई प्रॉपर जो रीजन है वो नहीं दे पा रहे थे. गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ रहे हो ना चीज को? ठीक है. सो विद दीज मॉडल क्रिएशन, जो मेंटल मॉडल्स हैं वो हम सोशल स्ट्रक्चर में क्रिएट करते हैं. और इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है वो यही क्रिटिसिज्म आता है कि जो सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी नहीं किया जाता है, सोशल रूल्स को स्टडी किया जाता है. बट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम कल्चर इज दैट कल्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सोशल बिहेवियर. सोशल बिहेवियर से ही कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रूल से नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है. ओके, एनीवन एनी डाउट? भाई किसी का कोई डाउट हो किसी चीज में? जब लेवी स्ट्रॉस ने फ्रेंच सोसाइटी को स्टडी किया था तब उन्होंने कुक्ड और वो बॉइल्ड वाला कॉन्सेप्ट किया था हाँ, ना कि हाँ. दी एंड देम. तो सर हाँ. उसमें तो वो उनका सोशल बिहेवियर ही तो डिपिक्ट कर रहा है. अभी आपने कहा कि लाइक इनका क्रिटिसिज्म है कि हम सोशल रूल्स के बेसिस पे सोसाइटी को नहीं कर सकते, सोशल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है. बट सर उस वहां फेज में आई मीन वहां पे भी सोशल. सोशल रूल्स को ही कर रहे थे वो. अच्छा. हाँ, सोशल कुक्ड, जो आपके पास कुक्ड एंड रॉ है वो कास्ट सिस्टम में भी तो दिखाई देता है ना आपको. हाँ. ठीक है, कास्ट सिस्टम में भी यही है, दीज आर द सोशल रूल्स. अच्छा. हाँ ठीक है सर. ठीक है. ओके, एनीवन एनी डाउट? भाई किसी को कोई डाउट हो? Okay, so the next question, discuss how the cultural core discusses the ecological adaptations in the human society. ये बताना है आपने कि जो कल्चरल कोर है वो किस तरह से इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस को डिस्कस कर रही हैं. सी दिस इज अगेन एन एनालिटिकल क्वेश्चन. अब बताओ इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? Sir, Julian Stewart always emphasizes that culture core will be always technology. हाँ, द कल्चर कोर विल बी टेक्नोलॉजी. बिल्कुल ठीक है. टेक्नोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ लेबर, दो चीजें. Yes, sir. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ लेबर. अब उसके बाद बॉडी पे आ जाओ. ठीक है, इन बॉडी टेल दैट हाउ टेक्नोलॉजी और योर डिवीजन ऑफ लेबर, जब आपका इकोलॉजी यानी कि जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, किस तरह से आपकी जो फैमिली सिस्टम है वो चेंज हो जाते हैं, या फिर जो आपकी सोसाइटी सिस्टम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. देखिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कोर? दैट देयर एग्जिस्ट समथिंग कॉल्ड कल्चरल कोर which has technology and which has division of labor और फैमिली को भी वो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह ही देखते हैं. बिकॉज योर रूल्स आर, आपके जो रूल्स होते हैं क्या आपने करना है, व्हाट विल बी योर बिहेवियर, वो बता दिया जाता है ऑलरेडी आपको. ठीक है. एंड इन द पेरिफेरी यू हैव मिथ सिस्टम्स, यू हैव रिलीजन, बाकी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके पास आपकी पेरिफेरी बनाते हैं.
ठीक है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें। तो ये जो आपके पास कल्चरल कोर है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है। ओके, तो आपने ये बताना है कि जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपके पास किस तरह से जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती है, या फिर किस तरह से आपका जो फैमिलियल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने इस चीज को सब्सटेंशिएट करना है। भाई सवाल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? और Yes, sir. इसके चेंज, हाँ जी, और इसके चेंज की वजह से ये जो सिस्टम्स हैं सारे वो कैसे चेंज होते हैं। हाँ जी, गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है भाई, बाकियों को क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एग्जाम्पल क्या दोगे आप? सबसे सिंपल एग्जाम्पल है नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जिस चीज के ऊपर इन्होंने पूरी जिंदगी काम किया। नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है? दैट आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बदल गया। ठीक है, इसी के ऊपर घुमा के क्वेश्चन पूछा गया जो आपके पास इस बार कुछ लेबनान के ऊपर आया था। क्या था वो क्वेश्चन? आई थिंक जो पहला ही क्वेश्चन था, नाटुफियन कल्चर। ठीक है, नाटुफियन कल्चर में क्या हुआ था कि आपकी जो इकोलॉजी है, वाइल यू वर माइग्रेटिंग फ्रॉम यूरोप, जो आपके पास कॉकेशियन हंटर गैदरर्स थे, या फिर आपके पास जो अफ्रीकन हंटर गैदरर्स थे, वाइल दे वर माइग्रेटिंग, व्हेन दे केम टू स्ट्राइप कॉल्ड नाटूफ। ठीक है, इजराइल की एक पतली सी स्ट्राइप है, एक पतला सा लैंड है जिसको नाटूफ कहते हैं। जब वो वहां पे आए, यू हैड वुडलैंड। जब वो वहां पे आके रहने लगे या फिर उन्होंने हैबिलेशन किया, आपके पास जो इकोलॉजी थी वो थी वुडलैंड इकोलॉजी। ठीक है, और वुडलैंड इकोलॉजी की क्या खासियत है, और जो इजराइल का वो इलाका है, इजराइल जॉर्डन वो जो इलाका है, उसकी क्या खासियत है कि अगर आप जॉर्डन वाले इलाके में जाओगे, ऊपर वाले इलाके में जाओगे, वहां पे आपको केव सिस्टम मिलेगा। ठीक है, केव सिस्टम मिलेगा, जमीन ज्यादा फर्टाइल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप हंटर गैदरर्स हो। वो वहां से आए, यूरोप से आए, जॉर्डन, जॉर्डन में केव सिस्टम में रह रहे हैं। वहां पे एक केव मिलता है आपको, किब्रान केव, किब्रान केव सिस्टम मिलता है वहां पे। किब्रान केव सिस्टम से वो नीचे आए, किब्रान केव सिस्टम से वो जब वो नीचे आए, आपकी उपजाऊ जमीन शुरू हो गई। आपकी जो इकोलॉजी है वो वुडलैंड इकोलॉजी शुरू हो जाती है वहीं पे। ठीक है, सो इनिशियली जो आपके पास फैमिली थी वो क्या कर रही थी? हंटिंग गैदरिंग। वुमेन चिल्ड्रन के क्या कर रहे थे? गैदरिंग। जो आपके पास मर्द थे, जो आपके पास मैन थे, वो क्या कर रहे थे? हंटिंग। ठीक है, बट देन आपके पास जब आप नाटूफ में आए, आपने क्या कर दिया? जो आपके पास फैमिली है वो पूरी की पूरी किसमें शामिल हो गई? एग्रीकल्चर में, कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, और जो आपकी टेक्नोलॉजी है माइक्रोलिथ्स से, वो आपके पास जो माइक्रोलिथ्स हैं वो और ज्यादा इवॉल्व हो गए, ताकि जो ट्रीज हैं उनको कट किया जा सके, जो आपके पास क्रॉप्स की स्टेम्स हैं उनको कट किया जा सके। सो विद द चेंज ऑफ इकोलॉजी, बोथ द रूल्स ऑफ फैमिली या फिर द रोल्स ऑफ फैमिली, इट चेंज्ड, एंड अलॉन्ग विद द रोल्स ऑफ फैमिली द टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंज्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास एनवायरमेंट चेंज हुआ, एंड विद दिस चेंज ऑफ एनवायरमेंट आपके पास जो हैबिलेशन है
या फिर हैबिटेशन है वो भी चेंज हो गया। इनिशियली यू वर केव dwellers, नाउ आप कैंपिंग करनी शुरू कर दी आपने, ठीक है। दे स्टार्टेड कैंपिंग, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम्स बनने शुरू हो गए एग्रीकल्चर के आते ही। न्यू इकोनॉमिकल सिस्टम वाज प्लेस्ड, पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हो गए इवेंचुअली आपके पास। गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ रहे हो ना चीज को? ठीक है। सो ये जो आपके पास नियोलिथिक रेवोल्यूशन है, इसी को पूछने का एक तरीका है मेरा कि कल्चर कोर के एंगल से पूछ लिया। अगर सिंपल सवाल पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नियोलिथिक रेवोल्यूशन, उसमें भी आप यही सारी चीजें आपने लिखनी थी। अब मैंने किस तरह से पूछ लिया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल करके पूछ लिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा एंगल चेंज करके पूछ लिया क्वेश्चन का। आई आस्क्ड कल्चरल कोर के बारे में बताइए, और कल्चरल कोर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको बताइए, ताकि एग्जाम्पल में नियोलिथिक रेवोल्यूशन आ जाए। Sir, can we write about creative destruction, sir, in the conclusion? हाँ वो लिख सकते हो, फेमिनिज्म लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो। ठीक है, ओके, एनी डाउट? बट प्रॉपरली लिखना जरूरी है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को सिर्फ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लिख के नहीं छोड़ देना, उसको बताना जरूरी है कि किस तरह से वो इसके साथ लिंक्ड है। सर हम जो अभी एसिमिलेशन हो रहा है ट्राइबल सोसाइटीज का मेन स्ट्रीम सोसाइटीज में, वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। वो इसमें किस तरह से लिंक करोगे आप? लाइक इकोलॉजी चेंजिंग है और उसके वजह से इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है पूरा, लाइक अगर हम कर सकते हो। Sir, it is a mining technology which is eroding the tribal cultures. कौन सी टेक्नोलॉजी? Mining, sir. माइनिंग लाइक अगर हम टेक्नोलॉजी? राजस्थान में जैसे हाँ हाँ, सॉरी बोलो तो बोलो। जैसे हम राजस्थान में अगर हम देखें साउथ ईस्टर्न जो ट्राइब्स हैं, अगर सैरिया एंड ऑल दीज ट्राइब्स, सर अगर हम वहाँ देखेंगे तो काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम का एग्रीकल्चर जो हो रहा है वो प्रोडक्शन बहुत मतलब उनमें इनकलकेट करता जा रहा है। तो अब वो दे आर गिविंग अप देयर ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड द मीन्स, तो उनका एक एसिमिलेशन हो रहा है। तो मतलब लाइक न्योलिथिक रिवॉल्यूशन तो सर हम मतलब एक बहुत ही वाइड है, तो वो तो हम लिख ही देंगे उसके बाद अगर हम ये लिखना चाहें तो। हाँ लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो। इवन गोंड्स का एग्जांपल दे सकते हो, गोंड्स में भी यही हो रहा है। ठीक है, जो मेन हैं वो कर रहे हैं माइग्रेट टूवर्ड्स द अर्बन सेंटर्स लाइक रांची। ठीक है, वुमेन पीछे हैं, आपके पास रोल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है। हाँ जी, माइनिंग टेक्नोलॉजी का आपने किस तरह से एग्जांपल दिया था कल्याण? It is the mining which is eroding the tribal cultures, no sir, because of displacement everything is happening because of mining, no sir. हाँ इस तरह Mining से, is a technological process which is eroding culture, no sir. हाँ इस तरह से लिख सकते हो आप। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एम्पल एग्जांपल्स हैं। बट नियोलिथिक रेवोल्यूशन देयर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जो एग्जामिनर फर्स्ट हैंड एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कुछ मुझे मिलेगा, ये वाली चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं यहाँ पे। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज वन ऑफ दोज थिंग्स। उसी तरह की एक चीज़ है कि एग्जामिनर इलस्ट्रेशन में इन चीज़ों को सोचता है, इन चीज़ों को देखता है। और केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशंस इन एंथ्रोपोलॉजी दे आर ऑफ द आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इनको लिखने की कोशिश कीजिए, केस स्टडीज और इलस्ट्रेशंस को जरूर लिखना है आपने। ठीक है, अगर मेंटल मॉडल्स लिख रहे हो बोर्नियो इंडियंस का एग्जांपल चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो अलग अलग चीजें हैं वो लिखनी है आपने। ओके, एनी डाउट एनीवन? यस सर। ठीक है, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेशनल स्टडीज। नेशनल स्टडीज के ऊपर शॉर्ट नोट, ये करीब करीब सबने बहुत बढ़िया लिखा था। बट अप्रोचेस दे आर इम्पॉर्टेंट, अप्रोचेस लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और अप्रोचेस के ऊपर आई थिंक इस साल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो अप्रोचेस लिखनी बहुत ज़रूरी है। लिंटन की, कार्तनर की बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच, रूथ बेनेडिक्ट की अप्रोच, कोरा डुबोस की अप्रोच,
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल या फिर मेंटल मॉडल पर्सनैलिटी वाली अप्रोच। तो अप्रोचेस लिखनी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अप्रोचेस को डिफाइन करना या फिर अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, नीदर यू विल हैव टाइम और नीदर यू विल हैव स्पेस। ना ही स्पेस होगा ना ही टाइम होगा, क्योंकि नेशनल स्टडीज़ में आपको इसमें मेथड्स लिखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह के मेथड्स हैं, एक आपके पास स्टडी एट डिस्टेंस मेथड भी है, दूसरा फील्ड स्टडीज वाला मेथड भी है। स्टडी एट डिस्टेंस मेथड मतलब आर्टिकल्स पढ़ने, ठीक है। फील्ड स्टडीज वाला मेथड्स उनकी इंटरव्यूज लेना। तो दोनों मेथड्स की तरह ये जो नेशनल स्टडीज है वो की जाती हैं, ठीक है। और देन ट्राई टू राइट द मेजर वर्क्स लिखिए, मीड का काम लिखिए, ठीक है, बेनेडिक्ट का काम लिखिए। तो काम लिखने इंपॉर्टेंट है, मेथड्स लिखने इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस लिखनी इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शंस होने ही होने चाहिए। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखते हो, क्रिटिसिज्म लिखते हो, ठीक है। बट ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। डेवलपमेंट लिखना है लिखो, डेवलपमेंट अगर नहीं स्पेस मिल रहा है चाहे मत लिखो, ओके। बट मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन डेवलपमेंट, आपने लिखा है डेवलपमेंट की वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेवलप हुई, ओके। गेटिंग द पॉइंट। मेथड्स एंड अप्रोचेस दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही तो है एंथ्रोपोलॉजी में। और है क्या चीज़, थ्योरी को हम नहीं मानते कि कोई आपके पास जनरलाइज थ्योरी हो सकती है। ह्यूमैनिटी को जनरलाइज्ड हम नहीं मानते। रेसिस का कोई कंसेप्ट है, रेसिस को हम नहीं मानते, उसको हम कहते हैं कि नहीं इनको भी छोड़ दो, अब इनको सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म बना के रख दो, ठीक है। कोई भी जनरलाइज चीज़ है उसको हम मानते नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ यही दो तीन चीज़ें रह जाती हैं, मेथड्स रह जाते हैं, अप्रोचेस रह जाते हैं, जिनको हम लिखते हैं, जिनको हम मानते हैं बस, ठीक है। सो अक्सर ये एंथ्रोपोलॉजी को कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी लेबर डिपार्टमेंट बन के रह गई है। यूनिवर्सिटी का ये लेबर डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इवन आई थिंक इन 2015 देयर वाज एंथ्रोपोलॉजी कॉन्फ्रेंस, इन दैट कॉन्फ्रेंस अभिजीत गुहा सेड दिस, ठीक है, कि आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी है इट इज लाइक अ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स। वी क्रिएट डेटा, वी प्रोवाइड अप्रोचेस टू क्रिएट डेटा, या फिर हम डेटा को बनाते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, खुद कोई कंक्लूजन निकाल नहीं पाते, जो हमारा डेटा है वो बाकी डिसिप्लिन वाले ले जाते हैं और फिर वो कोई कंक्लूजन निकाल के पॉलिसी मेकर्स को देते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस एंटी पॉजिटिविज्म वी आर नॉट एबल टू जनरलाइज एनीथिंग। कोई हमारे पास जनरलाइज नहीं है। अगर कुछ जनरलाइज हमारे पास आता है, वी हैव मोर क्रिटिसिज्म्स देन दैट थ्योरी। क्रिटिसिज्म का जो भार है वो ज्यादा हो जाता है। टेक द केस ऑफ लेवी स्ट्रॉस, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म है। टेक द केस ऑफ मॉर्गन, मॉर्गन का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। टेक द केस ऑफ मेरविन हैरिस, टेक द केस ऑफ कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। उतनी लंबी थ्योरी नहीं होती है जितने ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाते हैं। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Elaborate the symbolic interactions as illustrated by Victor Turner. हाँ जी, anyone? सबसे पहले क्वेश्चन को समझाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर उन्होंने रिचुअल्स की स्टडी किया था और किस तरह से जो रिचुअल्स होते हैं वो इंटर और इंट्रा कल्चर रिलेशंस को मोल्ड करते हैं। लाइक उन्होंने एग्जाम्पल के तरह जो ट्री थी, जो लोकल ट्री को, और वो ट्री किस तरह से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो भी जो भी स्टेटर है उनको किस तरह से इफेक्ट करता है। तो वो चीज इन्होंने सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में की। आपने Sir, we need to study the symbols, sir, in order to understand the culture, because symbols will reveal all the aspects of the culture.
ये तो ये विक्टर टर्नर का नहीं है, ये तो ग्रीड्स का है। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, दिस क्लॉज इट बिलोंग्स टू ग्रीड्स। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, विक्टर टर्नर का भी इससे काफी मिलता जुलता ही है। अगेन वी हैव अप्रोचेस, ठीक है, वी डोंट हैव एनी थ्योरी, वी जस्ट हैव अप्रोचेस। So Victor Turner, he has a transformative approach or a transformation approach. In that transformational approach, Victor Turner studies that how ambiguous symbols, कैसे ambiguous symbols जिनका अलग, अगर आप उनको अलग अलग रख दो, उनका कोई भाव नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं बनता है, बट when they interact with each other, they create certain meaning, and that meaning, it creates change in the individual, it binds the society together, or it creates continuity in the society। ठीक है, इसीलिए वो राइट्स ऑफ पैसेज की स्टडी करते हैं, और लिमिनैलिटी इसी में से एक चीज आती है बन के। ठीक है, अगेन लिमिनैलिटी वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी, मैंने उसको अलग एंगल से पूछ लिया। ठीक है, इलेबोरेट द सिंबॉलिक इंटरेक्शंस एज इलस्ट्रेटेड बाय, यहाँ पे इलस्ट्रेशन को मैंने बीच में रखा है कि इलस्ट्रेशन को आपने बीच में रख के जो विक्टर टर्नर की जो अप्रोच है उसको आपने समझाना है कि विक्टर टर्नर ने किस तरह से जो सिंबॉलिक इंटरेक्शंस हैं या फिर सिंबल्स का जो इंटरेक्शन है उसको होते हुए दिखाया या फिर देखा। सो विक्टर टर्नर ने निडिम्बूज ऑफ जाम्बिया उसमें स्टडी की, और उन्होंने क्या देखा कि देयर इज द लोकल मिल्क ट्री, और मिल्क ट्री जो है, मिल्क ट्री के पास जब राइट्स होते हैं तो तीनों चीजें, ऑब्जेक्ट, एक्शन और इंस्टीट्यूशंस, तीनों चीजें अपने अपने सिंबल्स के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जब मतलब चाइल्ड बीयरिंग सेरेमनीज होती हैं या फिर चाइल्ड मीरिंग राइट्स होते हैं, तब आपके पास उसमें जो ट्री है उसमें कट लगाया जाते हैं और जो राइट्स हैं वो किए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके पास वाइट सैप ऑफ मिल्क ट्री, ये क्या है आपके पास वाइट सैप ऑफ मिल्क ट्री, इट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ह्यूमन मिल्क को। ह्यूमन मिल्क क्या चीज को सिंबलाइज कर रही है, बेस्ट फीडिंग इन्फेंट को, एंड ये क्या चीज है, ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज एन एक्शन। ठीक है, एंड दिस एक्शन और दिस सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड ऑफ मदर एंड चाइल्ड। बॉन्ड ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेंस रिप्रेजेंट्स अ strong family, strong family represents a family, or the strong family it represent a institution। institution, अगर आपके institution strong होंगे then it represents a homogeneous or the harmonious society। getting the point that all the three levels of the society, तीनों level society एक ही जगह के ऊपर interact कर रहे हैं with that tree, उस एक ट्री के साथ। समझ में आ रही है बात भाई, समझ पा रहे हो ना ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच को? यस यस सर। ठीक है, दैट देयर इज अ सिंबल, एक आपके पास सिंबल होता है वाइट सैप ऑफ मिल्क ट्री। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ह्यूमन मिल्क को, ह्यूमन मिल्क बेस्ट फीडिंग इन्फेंट, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, एक्शन represents a bond of mother and child, bond of mother and child represents a strong family, strong family represents a institution, institutions अगर strong होंगे, if the institutions are strong, और institutions आपके पास जो bonds हैं वो strong हैं, then the society will be आपके पास harmony होगी society में। ठीक है, so बिकॉज ऑफ दिस एम्बिगुअस सिंबल्स, ये जो एम्बिगुअस सिंबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड इन दिस एम्बिग्यूटी, इन दिस सिंबॉलिक इंटरेक्शन, व्हेन द राइट्स आर हैपनिंग, इट क्रिएट्स एन इंटेंस एनवायरमेंट,
इससे एक इंटेंस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। विद दैट इंटेंस इन्वायरमेंट यू क्रिएट अ लिमिनैलिटी। लिमिनैलिटी क्रिएट करते हो। लिमिनैलिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, ऐसी इंटेंसिटी क्रिएट हो जाती है जिसमें आप अपना जो पुराना बिहेवियर है उसको आप पीछे छोड़ देते हो, ठीक है। और जो नया बिहेवियर है, जो वो सिंबल्स आपको दे रहे हैं, जो वो कल्चर आपको दे रही है, उस बिहेवियर को आप ले लेते हो, उस सोशल पोजीशन को आप ले लेते हो। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सो दिस सोशल इंटरेक्शन इट क्रिएट्स लिमिनैलिटी, एंड लिमिनैलिटी इज एन इंटेंस, आपके पास एक जो इंटेंसिटी है वो इस इन इंटरेक्शंस के साथ क्रिएट होती है। व्हेन दीज एम्बिगुअस सिंबल्स दे क्रिएट एन एम्बिगुअस एनवायरनमेंट। भाई गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो ना चीजों को? यस सर। और ये भी समझ पा रहे हो कि किस तरह से पूछा गया था इस साल, लिमिनैलिटी किस तरह से पूछी गई थी विक्टर टर्नर के साथ कनेक्ट करके। क्वेश्चन था वो यही था ना, दैट विक्टर टर्नर एंड लिमिनैलिटी। ठीक है। सो लिमिनैलिटी सिर्फ आपने ये नहीं लिखना था दैट लिमिनैलिटी कोई ऐसी स्पेस है या फिर ऐसा टाइम है जिसमें आप एम्बिगुअस फील करते हो, या फिर आपकी जो इनिशियल सोशल आपके रैंक्स हैं या फिर इनिशियल सोशल हायरार्ची है उसका सेंस आपके अंदर से चला जाता है, जो बिहेवियर है आपका एम्बिगुअस हो जाता है। दिस इज लिमिनैलिटी। बट आपने बताना था कि विक्टर टर्नर ने लिमिनैलिटी को किस तरह से बताया है या फिर किस तरह से इलिस्ट्रेट किया है। और विक्टर टर्नर कहते हैं कि यहाँ पे ही नहीं लिमिनैलिटी है, क्योंकि इनिशियली जो लिमिनैलिटी है उसकी स्टडी गनीब करते हैं, ठीक है। तो गनीब कहते हैं उनकी जो स्टडी है वो ज्यादा सैल्वेज एथनोग्राफी वाली है, ज्यादा वो प्रिमिटिव स्टडीज ही करते हैं। लेकिन विक्टर टर्नर कहते हैं कि ये जो लिमिनैलिटी है ये सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज में नहीं होती, बाकी सोसाइटीज में भी होती है, मेनलैंड जो सोसाइटीज है उसमें भी है यही चीजें। भाई गेटिंग द पॉइंट? समझ गए? ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है भाई, बाकियों को समझ में आ गया? ए, रवि, पूजा यस सर, आ गया। और ए भाई अपना असली नाम लिख लो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर एंड कल्चर। पावर एंड कल्चर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। सो इसमें सबने कल्चर को लिख दिया, पावर को नहीं लिख पाए। अच्छा, पावर और कल्चर को आप किस तरह से समझते हो? सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का क्वेश्चन है ये, और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा जाए, पावर के ऊपर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। सो पावर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो तरह की पावर होती है। एक तो आपके पास वो सेंट्रलाइज्ड टायरानिकल पावर होती है जो किंग के पास होती है, आपके बॉस के पास होती है, ठीक ठीक है, आपको डिसिप्लिन करती है अगर आप बिहेव नहीं प्रॉपरली कर रहे हो। दूसरी होती है नॉर्मलाइजिंग पावर, ठीक है। एक तो है टायरानिकल पावर, एक सेंट्रलाइज्ड पावर जिसको आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये काम गलत कर दिया तो जज है, जज के पास पावर है मुझे डिसिप्लिन करने की, मुझे प्रिजन में जाके प्रिजन में फेंकने की। पावर का मतलब होता है हाउ यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को, या फिर आप किस तरह से अपने जो एंड्स हैं उनको आप मीट करते हो, ठीक है, या फिर किस तरह से आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो। एक तो है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हो, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हो देन देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ पनिशमेंट्स दैट विल बी गिवन टू यू। इधर यू विल थ्रोन इनटू प्रिजन, प्रिजन में आपको फेंक दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको कोई फिजिकल पेन दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द सेकेंड काइंड ऑफ पावर विच इज मोर इनॉर्मस, इट इज द नॉर्मेटिव पावर।
एंड दिस कंसेप्ट ऑफ पावर इट वाज गिवन बाय मिशेल फूको। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है मिशेल फूको, उन्होंने दिया था इस पावर का कंसेप्ट। नॉर्मेटिव पावर क्या होती है? दीज आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको लोग ओबे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी जॉब लेनी चाहिए, लोग ओबे करते हैं, लोग अच्छी जॉब ढूंढते हैं। आपको सच बोलना चाहिए, ज्यादातर अगर लोग प्रेशर में ना हो लोग सच बोलेंगे। आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको अपना होमवर्क करके लेके आना चाहिए, आपको अच्छे एम्प्लॉय की तरह बिहेव करना चाहिए, आपको कोई मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड दी नॉर्मेटिव पावर। और नॉर्मेटिव पावर कौन बनाती है? आपकी कल्चर बनाती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? तो आपने इस तरह से पावर और कल्चर के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो आपने बताना था इसमें। ठीक है, लो आपने कल्चर तो लिख दिया प्रॉपरली, दैट कल्चर, या आपके पास पहले ईबी टायलर की डेफिनेशन लिख दी, करीब करीब सबने ईबी टायलर की डेफिनेशन लिखी है। फिर उसके बाद आपने कल्चर को पावर के साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक किया है। ठीक है, बाली का एग्जांपल दे दिया कि वो पावर स्ट्रगल का एक सिंबल बन जाता है। बट आपने इस तरह से जो क्वेश्चन है वो इस एंगल से पूछा गया था। Sir, can we write how power affects culture and how culture affects power in these two categorizations? हाँ, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, Okay. कल्चर किस तरह से पावर को इफेक्ट करती है, और आपके पास जो आपके पास जो पावर है वो किस तरह से कल्चर को इफेक्ट करती है। बिकॉज आपके पास जो साइंटिफिक लिटरेचर है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉर्मेटिव पावर। ठीक है, साइंस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। व्हाट इज गुड एंड बैड वो आपको साइंस बनाती है, बताती है। ठीक है, सो द पावर, उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सोसाइटी में। ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से आपकी जो कल्चर है वो बनती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का केस लीजिए। पहले जो आपके पास कल्चर बना था, यानी कि जो पावर थी वो किसके पास थी? चर्च के पास थी। उसने इलीगल कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, दैट देयर आर टू, दो ही आपके पास कैटेगरीज हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सारा कुछ इमोरल इलीगल हो गया। बट नाउ जो आपके पास साइंस है उसने नॉर्मलाइज कर दिया है चीजों को, उसने कह दिया कि नहीं, इट इज नॉर्मल, इट इज, मॉरलिटी का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। ठीक है, सो द कल्चर इज चेंजिंग। तो धीरे धीरे जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरह सामने आ रहा है आपके पास। गेटिंग द पॉइंट? एंड हाउ कल्चर रिप्रेजेंट्स द पावर। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ बाली कॉक फाइट। ठीक है, बाली कॉक फाइट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, इट्स अ कल्चरल वे टू रियलाइज और टू गिव, किसी को अपने पावर का सेंस दिखाना। ठीक है, बाली कॉक फाइट जो है उस वो क्यों खेली जाती है? अपनी पावर की सुपरमेसी शो करना। ठीक है, सो एक कल्चर ने एक डोर दिया हुआ है पावर को स्थापित करने का भी। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो जो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले का, इस पूरे सवाल का, वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। Sir, we can say culture act as a social control to prevent misuse of power. हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये भी अगेन ग्रीड्स का इंडिया में वर्क हुआ था। ग्रीड्स ने यही जो है वो तर्क दिया था, दैट किंग हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सो ही कांट एक्ट इमोरली। वो ज़्यादातर इमोरली नहीं एक्ट करता है। ठीक है, सो एक पावर का सेंस जो है वो कल्चर में दिखाई देता है। ओके, सो एनी डाउट इन हेयर में? किसी को कोई डाउट हो इसमें? एनीवन, एनी डाउट? ओके,
सो द नेक्स्ट इज द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की अलग अलग अप्रोचेज, और एथनोसाइंस एंड कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी इट इज वन एंड द सेम। ज़्यादातर आप इनको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी है कि आपके पास जो एक माइंड थ्योरी कहते हो या फिर मेंटल मॉडल की थ्योरी कहते हो, ठीक है, कि लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो चीज़ों को विभाजित करते हैं, वो चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। ये आपके पास कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरी है, और इसी कैटेगराइजेशन को आप स्टडी करते हो। एथनोसाइंस का मतलब क्या है कि किस तरह से आपने जो डेटा है वो कलेक्ट करना है इस विभाजन की वजह से, ठीक है। इस विभाजन को आपने किस तरह से लिखना है, वो उसको हम एथनोसाइंस कह देते हैं। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे आर वन एंड द सेम। आप इनको प्रायवाची शब्दों की तरह यूज कर सकते हो, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोसाइंस। गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ रहे हो जी इसको? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. भाई बाकी समझ रहे हो या फिर सो गए? ठीक है। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही ये है कि आपने ये जानना है कि जो लोग हैं वो किस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो कैटेगराइज करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं लोगों की कैटेगराइजेशन को जानने के लिए। तो जो पहली अप्रोच है दैट इज नोन एज द फीचर मॉडल अप्रोच, ठीक है। जैसे डेआंड्रे हैं, इन्होंने इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के ऊपर काम किया है। इंग्लिश में अगर आप इंडिविजुअल्स को आपने सेग्रीगेट करना हो तो आप इंडिविजुअल्स को किस तरह से सेग्रीगेट करते हो? बेबी, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, 5 टर्मिनोलॉजीज हैं इंडिविजुअल्स को सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करने के लिए। ये किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है? पहली जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड अपॉन जेंडर और इट इज बेस्ड अपॉन बायोलॉजी, जो नेचुरल है। दैट यू हैव समवन कॉल्ड मेल, एक आपके पास मेल है और दूसरा है आपके पास फीमेल। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड अपॉन एज, वो एज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फीचर मॉडल में हम इन फीचर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि सोसाइटी में कौन कौन से प्रोमिनेंट फीचर्स को दिखाया जा रहा है, और कौन कौन से प्रोमिनेंट फीचर्स की वजह से आपके पास मेन जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो चीजों को क्लासिफाई कर रही हैं वो कैसे बाहर उभर के आ रही हैं, आपके पास सामने कैसे आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज की बात करो, अगर आप बच्चे हो, इफ यू आर इन्फेंट, फिर उसके बाद आप अडल्ट बनते हो या फिर आप इमेच्योर बनते हो, फिर उसके बाद अडल्ट बनते हो। जब आप मेल इन्फेंट होते हो यू आर कॉल्ड बेबी बॉय, अगर आप फीमेल इन्फेंट हो यू आर कॉल्ड बेबी गर्ल, अगर आप इमेच्योर मेल हो यू आर कॉल्ड बॉय, अगर आप इमेच्योर फीमेल हो यू आर कॉल्ड गर्ल, अगर आप अडल्ट मेल हो यू आर कॉल्ड मैन, अगर आप अडल्ट फीमेल हो यू आर कॉल्ड वुमेन। सो ये आपके पास टर्म्स हैं, दीज आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड। किस बिहाफ के ऊपर यूज हो रही हैं? एज के और बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के। यानी कि फीचर मॉडल्स ये देखता है कि डिफरेंशिएशन किन फीचर्स के आधार के ऊपर, किन एट्रीब्यूट के आधार के ऊपर हो रही है। भाई समझ में आ रहा है कंसेप्ट, अप्रोच समझ में आ रही है? गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, ये आपके पास फीचर मॉडल है, ठीक है, कि आपने जो फीचर्स हैं उनको देखना है कि क्या कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके ऊपर विभाजन किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर कैटेगराइजेशंस हो रही हैं। और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी क्या कहता है? कैटेगराइजेशन इज यूनिवर्सल, कैटेगराइजेशन होता ही होता है, ठीक है। फिर दूसरा है फोक टेक्सोनॉमिकल अप्रोच।
फोक टैक्सोनॉमिकल अप्रोच भी इसी की तरह है। रादर यहां पे आप इसमें क्या करते हो, यू जस्ट ट्राई टू सी द टर्मिनोलॉजीज, जो बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं आप उनको देखते हो। आपके पास जो फोक टैक्सोनॉमीज हैं, टैक्सोनॉमीज का मतलब क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम, उसमें आप बड़े सिस्टम को किस तरह से लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, उनको आप देखते हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज जो कि वेलिस ने बनाई है। और वेलिस कहते हैं कि आपके पास ज्यादातर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 रूल्स आपको मिलते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजीज के। 6 रूल्स में किस तरह से आप डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल टेक द केस, जो आपके फादर के बड़े भाई हैं उनको आप क्या कहोगे, ताया। जो छोटे भाई हैं उनको आप क्या कहोगे, चाचा। ठीक है, ये एज के ऊपर हो गया। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इट इज एज। दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपके पास, मेल या फिर फीमेल, जेंडर इज सेकंड क्राइटेरिया, क्योंकि अगर वो फीमेल हुई तो उसको क्या कहोगे, भूआ। फिर आपके पास जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है किस साइड से है, वो मदर साइड से है या फिर फादर साइड से है। ठीक है, कौन सी साइड से है वो। अगर मदर साइड से भूआ, सॉरी मदर साइड से मासी, अगर फादर साइड से भूआ, तो ये तीसरा है आपके पास, मदर साइड से है या फिर, तो ये लेटरलिटी का एक कंसेप्ट आ गया। तो इस तरह से वेलिस कहते हैं कि आपके पास 6 क्राइटेरियाज हैं जिसके कारण की दो दो तरह की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो होती हैं, और इससे ज्यादा आपके पास क्राइटेरियाज नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इससे ज्यादा क्राइटेरियाज को हैंडल नहीं कर पाता। गेटिंग द पॉइंट, भाई समझ रहे हो ना। Yes, sir. सो ऑन दीज क्राइटेरियाज यू कैन collect information or you can make any taxonomy। आप कोई भी टैक्सोनॉमी जो है वो कल्चर की क्रिएट कर सकते हो। भाई गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हो चीज को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज द फोक टैक्सोनॉमी अप्रोच, काफी मिलती जुलती है पिछले से। जो तीसरी है वो है आपके पास एमिक एंड एटिक अप्रोच। भाई ये तो सबको पता ही होगा एमिक एंड एटिक क्या होती है। पता है भाई सबको, व्हाट इज एमिक एंड व्हाट इज एटिक। एवरीवन नोज अबाउट दिस एमिक एंड एटिक। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, एमिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एमिक। Looking from other people's shoes. हाँ, नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एटिक, From the observation perspective. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन परस्पेक्टिव। सो एटिक में आप क्या करते हो, यू ट्राई टू रीड द लिटरेचर, यू ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल। दूर से ऑब्जर्व करना, ये आपके पास एटिक का एक हिस्सा आता है। यू ट्राई टू रीड लिटरेचर, फ्रॉम दोज लिटरेचर, उस लिटरेचर से आप क्या करते हो, सिंबल्स की खोज करते हो। ठीक है, आप जो अपना एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से क्या चीज यहाँ पे सही होगी, क्या चीज यहाँ पे गलत होगी, आप उसका एक पर्सपेक्टिव अपना तैयार करते हो। एमिक में आप क्या करते हो, यू स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यूज, आप उनके साथ जाके रहते हो, आप वहां पे इंटरव्यूज लेनी शुरू करते हो। देन यू ड्रॉ स्पेसिफिक यूनिट्स, फिर उसके बाद आप जो आगे व्हाट इज एक्सट्रीम राइट, व्हाट इज मीडियम राइट, व्हाट इज सबसे नीचे वाला राइट कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक यूनिट्स में जो अपना डेटा है उसको क्लासिफाई करते हो। समझ में आया व्हाट इज एमिक एंड एटिक। बिकॉज अगर डायरेक्टली आप किसी सोसाइटी में जा रहे हो
देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, उतनी इंफॉर्मेशन संभाल नहीं पाओगे। सो फर्स्टली यू यूज एथिक अप्रोच। आप लिटरेचर पढ़ते हो उनका, आप उनको ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, आप एक पर्सपेक्टिव बनाते हो। देख के एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही और क्या गलत यहाँ पे माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ आवर सोसाइटी, इंटरकास्ट मैरिजेस दे आर रॉन्ग, ठीक है। जो आपके पास जो इंट्राकास्ट मैरिजेस दे आर राइट, बट विच मैरिजेस, कौन सी मैरिज है जो कि सबसे बड़ा पेडेस्टियन, सबसे ऊपर वाला पेडेस्टियन पकड़ती है, वो कौन सी है, बीच वाला पेडेस्टियन किसका है, वो आपको लिटरेचर नहीं बता सकता, वो आप ऑब्जर्वेशन से नहीं देख सकते। उसके लिए यू हैव टू कंडक्ट इंटरव्यूज, उसके लिए आपके पास नेटिव का ओपिनियन या फिर नेटिव का जो व्यू है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा मसला है वो यही है, जो हमारा इशू है वो यही रहता है, हाउ टू क्लासिफाई द थिंग्स, हाउ टू क्लासिफाई एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी बिलोंग्स टू द लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। सो हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हमारा जो फोकस है वो इसी के ऊपर रहेगा। Okay, any doubt? No, sir. भाई किसी का कोई डाउट हो कहीं पे? No, sir. Okay, everything's clear? Yes. भाई समझ में आ गया सब कुछ सबको? Yes, sir. ओके, चलिए। सो शुड वी एंड द क्लास? Yes, sir. ओके ओके, एनीवन भाई, एनी डाउट किसी को? चलिए, No, sir. ओके ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you, sir. ओके ओके, Bye, sir. Thank Good you, night, sir. sir. बाय, गुड Yes. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू।